दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन के डीएलएड सिलेबस का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उसका प्रैक्टिस सेट भी एक एक करके मैं आपके बीच में लेकर के लगातार आ रहा हूँ। दोस्तों, इसी बीच चूँकि डेट अब आगे बढ़ गया एग्जामिनेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब एक नई व्यवस्था के अंतर्गत आपको सभी शिक्षा शास्त्रियों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना है और साथ ही एक पॉइंट के अंतर्गत उनके बारे में भी आपको जाननी आवश्यक है। और इसी क्रम में मैंने आपको वाइगोत्स्की की सबसे पहले जानकारी दी, डिटेल में भी और एमसीक्यू के भी रूप में भी आपके बीच में उनकी पूरी जानकारी रखी है। उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको डिटेल में देने जा रहा हूं। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जीन पियाजे से बन सकते हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और जो भी पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन सब का संग्रह करके मैं आपके बीच में रखूँगा। तो चलिए आज डिटेल देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। तो दोस्तों, हेड टीचर एग्जाम के डीएलएड सिलेबस में आज हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत की पूरी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया था और इसी के आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझने के पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संज्ञान क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, वाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान वो संज्ञान है। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण यानी विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षण यानी देखकर सीखना, दोस्तों आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं इसके अंतर्गत। और यह क्रियाएं जो होती है ना, परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही संज्ञानात्मक विकास है। अब देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जैसा कि हम लोग शुरू में ही देखे। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जनक कौन है? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर, ऐसे करके आपसे 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो जो सही जवाब होगा वो जीन पियाजे होगा। अब देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, जब एक व्यक्ति गर्भावस्था में होता है और उससे वृद्धावस्था तक बढ़ता है, तो उसी को विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। यानी विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक। दोस्तों, विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? ये प्रश्न आता है। गर्भावस्था से। संज्ञान विकास कहाँ से आरंभ होगा? तो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो 2 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। विकास प्रारंभ होता है, अब उसमें आप क्लियर ये कर लेंगे किनके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार गर्भावस्था से। और संज्ञान विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, जीन पियाजे ने 1920 के प्रारंभ में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कब दिया है? तो इसका सही जवाब होगा 1920 ईस्वी। दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इन संप्रत्ययों में कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। देखिए,
पहला जो है अनुकूलन है, दूसरा साम्य धारण है। अनुकूलन यानी रेप्टेशन, साम्य धारण इक्विलिब्रेशन, संरक्षण कंजर्वेशन, संज्ञानात्मक संरचना एसिमिलेशन। दोस्तों स्कीमा, उसके बाद आता है विकेंद्रन। ये है जीन पियाजे के, दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय। अब आ जाते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है एक एक करके उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। 4 अवस्थाओं में उसे बांटा है, जिसमें पहला नंबर है दोस्तों, देखिए ये पूरा आपको जानना जरूरी है। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था, ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। अब इसमें से कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये सभी नाम आपको याद रखना होगा कि 4 अवस्थाओं में ये पहली अवस्था जो है उसे इतने नामों से जाना जाता है: संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था, ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। और ये जो ये स्टेज है दोस्तों, ये जो स्टेज है ये 0 से 2 वर्ष तक है, यानी गर्भावस्था से लेकर के 2 वर्ष तक के काल को ये संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था या ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। अब इसके अंदर जो एक एक पॉइंट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि ये संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत जो 0 से 2 वर्ष तक है वो क्या क्या है। देख लीजिए, पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से बाह्य जगत के बारे में नहीं जानता, बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। लेकिन जब आयु बढ़ती है तो अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। और ये चीज़ें जो हैं दोस्तों, उन्होंने अपने बच्चों पर ही इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया था जीन पियाजे ने। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ये 0 से 2 वर्ष के बीच में जो इंद्रिय गामक अवस्था है उसके अंतर्गत है कि वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचित जो होते हैं उनको देखकर, यहाँ पर अपरिचित कर लेंगे, इसे अपरिचित कर लेंगे, अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें उन्होंने 2 से 7 वर्ष के बीच के उम्र वाले बालकों को रखा है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, इसमें 2 से 4 वर्ष तक की उम्र वाले बालकों को रखा है। और दूसरा अंतर्दर्शी अवधि, जिसमें उन्होंने 4 से 7 वर्ष तक के अब जो उम्र वाले बच्चे हैं उनको इसके अंतर्गत रखा है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की है उसे उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष तक के अब जो उम्र के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, उसमें उन्होंने किन बातों को रखा है, किन बातों को बताया है। दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो भी जीन पियाजे ने अवलोकन किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, वो सभी अपने बच्चों पर किया। तो इसके आधार पर उन्होंने प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष तक के बालकों के लिए उन्होंने बताया है, उसमें सबसे पहला जो बात आता है वह है सूचकता का विकास। इससे आशय यह है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा और चिंतन किसी चीज़ के लिए किया जाता है। पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर जोर दिया है, संकेत और चिन्ह। यानी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि के जो बालक होते हैं वो उसके अंदर सूचकता का विकास होता है, संकेत और चिन्ह का, जो 2 से 4 वर्ष तक के अवधि के बच्चों के अंतर्गत होता है। दोस्तों पियाजे के अनुसार संकेत और चिन्ह जो हैं प्राक संप्रत्यात्मक चिंतन के 2 महत्वपूर्ण साधन हैं। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आपको कि संप्रत्यात्मक चिंतन के 2 महत्वपूर्ण साधन को
किस रूप में पियाजे ने रखा है, कौन कौन से रखा है, तो इसमें आपको याद रखना होगा संकेत और चिन्ह। दोस्तों, बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः अनुकरण एवं खेल द्वारा होता है। अब ये लाक्षणिक कार्य जो हैं वो संकेत और चिन्ह का प्रयोग करना होता है। चिंतन और कार्य में क्या चीज़, संकेत और चिन्ह का प्रयोग करना लाक्षणिक कार्य कहलाता है। तो बालकों में 2 से 4 वर्ष के तक के जो बालक जो हैं उनके अंतर्गत उनमें लाक्षणिक कार्य मूलतः अनुकरण और खेल द्वारा होता है। और फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो लाक्षणिक कार्य हैं चिंतन और कार्य में संकेत और चिन्ह का प्रयोग करना कहलाता है। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले जो सीमाओं के अंतर्गत आते हैं वो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि का वो है जीववाद। तो जीववाद के अंतर्गत बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। बालक समझता है कि बादल, साइकिल, हवा, घड़ी ये सभी वस्तुएं सजीव हैं। दोस्तों, आत्मकेंद्रिता भी उन सीमाओं के अंतर्गत आता है। तो बालक यह सोचता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह सब उसके लिए ही है। दुनिया की कुछ चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं, जैसे वह तेज़ी से दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, सूर्य भी उसके साथ चलता है। जैसे मान लीजिए वो देखता है सूर्य को तो वो दौड़ता है कि सूर्य आगे है कि वो आगे है, तो सूर्य भी उसके साथ चलता है। चांद तारे उसी के लिए चमकते हैं, ये इस तरह की उसके अंदर ये आभास रहता है। मम्मी पापा केवल उसके हैं, उन पर किसी और का अधिकार नहीं है। लेकिन बालक को जैसे जैसे सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसका जो ये आत्म केंद्रीयता होता है वो कम होती जाती है। तीसरा जो आता है इसके अंतर्गत वो है केंद्रीयकरण, यानी वस्तु के एक ही पक्ष को देखना केंद्रीयकरण कहलाता है। और जो बालक जो होता है ये 2 से 4 वर्ष के अवधि का जो बालक जो है, और इसे हम लोगों ने किस रूप में जाना है ये भी मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भाग में, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो 2 से 4 और अंतर्दर्शी अवधि जो 4 से 7। और हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं केंद्रीयकरण, ये वस्तु के एक ही पक्ष को देखना कहलाता है, वो दूसरे पक्ष को नहीं देखता है। अहम भाव जो है स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना, जैसे कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है, ये बच्चों में जो एक अहम भाव की भावना होती है ये इसी अवधि में होती है। अब दूसरा आता है अंतर्दर्शी अवधि, ये 4 से 7 वर्ष तक की अवधि कहलाता है। और इस अवधि में बालक जोड़, घटाव, गुना, भाग सीख लेता है, लेकिन उसके पीछे छिपे जो नियम हैं उसको नहीं समझ पाता। दोस्तों, क्या होता है कि इस उम्र में बच्चों के चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता। अब आपके दिमाग में और आ गया होगा कि ये पलटावी गुण क्या होता है। तो देखिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि बालक को कहा जाता है कि 2 गुने 3 6 है, तो 3 गुने 2 कितना होगा, तो वह इसका जवाब नहीं दे सकता है। ये उसके अंदर ये जो पलटावी गुण होते हैं उसका विकास नहीं होता है। विद्यालय से घर 2 किलोमीटर दूर है, तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है उस बालक को नहीं समझ में आता। बालक में वस्तुओं को उनकी संख्या और परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। जैसे मान लीजिए 7-8 कांच की गोलियों को पहली पंक्ति में पास पास रख दिया जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, इस तरह से अगर रख दिया जाए 7-8 गोलियों को और एक इस तरह से रख दें, तो दूसरी पंक्ति में इन जैसे देख रहे हैं एक पंक्ति में 7-8 जो गोलियां हैं उसको पास पास रखा गया है, और ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें गोलियों को दूर दूर रखा गया है। जब आप इस तरह से दिखाते हैं बच्चों को, तब बालक यह समझने की गलती करेगा कि दूसरी पंक्ति में कांच की गोलियों की संख्या पहली पंक्ति में अधिक है, क्योंकि उसको मात्रा का ज्ञान नहीं है। उसको बस ये समझ में आता है कि ये दूर दूर है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये उसको ज्ञान रहता है। अब तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसे कई रूपों में आप नाम दे सकते हैं और आपसे पूछा भी जाता है। मुख्य रूप से आप देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही पूछा जाता है, लेकिन मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था भी पूछ दिया जा सकता है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी पूछ दिया जा सकता है, ठोस प्रचलनात्मक अवस्था भी कहा जाता है इसको। यानी किसको?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को इतने नामों से आप पुकार सकते हैं, जो तीसरी अवस्था है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। और ये जो काल है दोस्तों, ये जो अवधि है जिसके अंतर्गत बच्चे आते हैं, जिस उम्र वाले बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, वो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। और इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित होता है। ये मूर्त है, मूर्त लिखा हुआ है, ये मूर्त है, मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है जो उसे दिखाई देता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता और असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमण ये शीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोगों ने देखा जो दूसरी अवस्था थी वो क्या था? वो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और उसमें पलटावी अवस्था को बालक नहीं समझ पाता था। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसके अंतर्गत बच्चा जो है वो पलटावी अवस्था को समझता है। यानी अगर उसे घुमा करके प्रश्न पूछा जाए, जैसे हम लोगों ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 गुने 3 जब बच्चों को दिया 6 तो वो समझ गए, लेकिन जब उनसे पूछा गया 3 गुने 2 कितना होता है तो वो बच्चे नहीं समझ पाए, क्योंकि वो पलटावी अवस्था को नहीं समझ पाते थे। यहाँ बच्चा ये इसको जान लेता है, वो बता देगा कि 3 गुने 2 भी 6 होता है। दोस्तों, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता के विकास की अवस्था में, इस अवस्था में हो जाता है। यानी भाषा और संप्रेषण की जो योग्यता है विकास की इस अवस्था में पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है, एक दूसरे से बेहतर तरीके से संप्रेषण भी कर लेते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। आपने ज़्यादातर जगहों पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसे 3 नामों से पुकारा जाता है: अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक परिचलनात्मक अवस्था। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने होंगे जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है उसके बारे में। और ये 12 से 15 वर्ष तक के अवधि के बीच के, यानी कि 12 से 15 वर्ष तक के बालकों को रखा गया है इसके अंतर्गत। और इस अवस्था में किशोर बच्चा जब 12 साल से ऊपर हो जाता है तो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। यानी कि मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी वो करने लगता है, जो 12 से 15 वर्ष तक का जो किशोर होता है। तो देखिए, मूर्त के साथ अमूर्त भी आ जाता है इसमें, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक अन्य नाम क्या दे सकते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था। ये भी आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत बार। तार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये भी आपको याद रखना होगा, तार्किक चिंतन की अवस्था। दोस्तों, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। यानी बच्चा जो होता है, जो किशोर जो होता है, वह परिकल्पना चिंतन करने लगता है। यानी जो वस्तु उसके सामने है, जो उसके सामने नहीं है, उसके बारे में भी वो परिकल्पना करना शुरू कर देता है, उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यह था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। जो आपके एग्जामिनेशन में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे मैं जब इसका MCQ आपके बीच में लेकर के आऊँगा, तो सभी एग्जामिनेशन में जो जीन पियाजे से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का संग्रह करके मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।